यहाँ पर आज लोकसभा 2024 के इस जनादेश के लिए भी वोटिंग की जाएगी और आप प्रधानमंत्री के इस रोड शो में लोगों का हुजूम देख सकते हैं, किस तरह से प्यार करने के लिए प्रधानमंत्री को उनकी आवभगत के लिए प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। बिल्कुल, और इस रोड शो में आप देख सकते हैं दोनों तरफ कितनी ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री के साथ इस सीट से जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के संबित पात्रा, वो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। लगातार हम देखते हैं जब प्रधानमंत्री का रोड शो होता है कितनी ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचते हैं। आंचल, किसी भी राज्य की बात की जाए और ओडिशा के जब पुरी की हम बात करते हैं, अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान ये, और इससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से चार धामों में इसका नाम आता है और आप देख सकते हैं कि बहुत अहम सीटें हैं 5, जहां आज लोकसभा के लिए वोटिंग होनी है। सुंदरगढ़ सीट, जुएल ओराम मौजूदा सांसद हैं, यहाँ खड़े हैं, और दिलीप तिर्के जिन्हें टिकट दिया है बीजेडी ने, वो उनके खिलाफ चुनावी ताल ठोकते हुए। तो आज का मुकाबला बेहद दिलचस्प और ये रोड शो उससे ज़्यादा रोमांचक। और हमारे साथ इस अहम रोड शो पर बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ जो सहयोगी हैं, सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जब हम पुरी की बात करते हैं तो 4 धामों में पुरी का नाम आता है, उस लिहाज से आज का ये रोड शो, जिस तरह से ये हुजूम यहाँ पर हम देख रहे हैं पब्लिक का, कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं एक बदलाव का अंदेशा। और अगर आप ये देखिए कि आज का ये भव्य रोड शो का आयोजन इस वक्त हो रहा है जब देश में 5वें फेज का चुनाव चल रहा है, और इस चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से रिकॉर्ड वोटिंग का आज लोगों से अपील की है कि आप जहां भी वोट कर रहे हो रिकॉर्ड नंबर से वोट करें, लोग घरों से निकले और लोकतंत्र के इस महा उत्सव में अपना योगदान दें। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से प्रधानमंत्री का यह रोड शो, ये भव्य रोड शो, जब आप जगन्नाथपुरी में देखते हैं और जब देखते हैं जगन्नाथ धाम के साथ में पीएम मोदी का ये सुबह सुबह आज समुद्र से निकली हुई पहली किरण जब जगन्नाथ मंदिर के उस शोभा में बढ़ाती हुई और उसमें प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को निहारती हुई जब किरणें निकलती है, तो आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र में इससे ज्यादा भव्यता का दृश्य कोई हो नहीं सकता जी। सबसे सुंदर खूबसूरत चीज तो ये है कि एक तो जगन्नाथ धाम, जिसमें आजकल बता रही थी कि ये 4 जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है, तो आप कह सकते हैं कि वहां अगर मोदी सुबह सुबह के इस यात्रा में है और उस यात्रा में जहाँ से यात्रा ही पूरे विश्व का एक सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है, तो आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र में आज सुबह सुबह की ये छवि जो है वो एक ऐतिहासिक है। और ये ऐतिहासिक दिन भी है जब ये 5वें फेज का ये चुनाव होने वाला है और लोकतंत्र इस महा उत्सव को देख रहे होंगे, तो उन्हें लग रहा होगा कि आज उनकी जनभागीदारी जो है वो भी एक सुनिश्चित करना उनका एक कर्तव्य होता है। अच्छा जी बिल्कुल विनोद, ना सिर्फ जो भागीदारी सुनिश्चित करने की अगर बात की जाए और खासतौर से अगर देखा जाए इस रोड शो की हम बात करें, तो आप देख सकते हैं जगन्नाथपुरी, यहाँ पर ना सिर्फ लगातार जो श्रद्धालु हैं वो तो पहुँचते हैं, लेकिन आज जिस तरह की भीड़ यहाँ नज़र आ रही है, अंदाज़ा आप उससे लगा सकते हैं जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए।
गाड़ों के साथ साथ यहाँ स्वागत जो है वो प्रधानमंत्री का किया जा रहा है। पारंपरिक जो वाद्य यंत्र हैं उनकी आवाज़ें हमने सुनी, करतल ध्वनि के साथ एक बड़ा ही भव्य तरीके से स्वागत जो है, और उसके साथ साथ जो मंत्रोच्चारण है वो भी लगातार यहाँ रहा। विनोद जी, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जब पूरी सीट की खास तौर से बात की जाए, ना सिर्फ पूरी बल्कि ओडिशा की जो और भी सीटें हैं, अब तक माना जा रहा है कि इस बार काफ़ी बदलाव जो है राजनीतिक रूप से उसमें देखने को मिलेगा। और अक्सर हमने देखा है जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री का रोड शो रहा है वहाँ से ना सिर्फ जो वोटिंग प्रतिशत है, जो मतदाता हैं वो तो जागरूक होते ही हैं, लेकिन जो बदलाव की बयार है कहीं ना कहीं इस रोड शो के साथ मिलते हुए नजर आती है। डेफिनेटली बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये रोड शो जो है, कम से कम आप इस बात के हम लोग गवाह हैं और साक्षी हैं, जब लोकतंत्र में जब हम बात करते हैं कि लोगों के साथ एक सीधा संवाद। विनोद जी, आपसे दोबारा संपर्क साधेंगे, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपने बहुत बेहतरीन तरीके से, जितना हम समझ पाए, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो खुद वहाँ पर साक्षी हैं, तो वो ये महसूस कर पा रहे हैं कि जिस तरह से लोगों का प्यार प्रधानमंत्री को मिल रहा है, और ख़ास तौर पर जिस पूरी जगन्नाथ धाम की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप हुजूम देखकर समझ सकते हैं। और इस बार अगर हमने देखा मुकुल, तो ख़ास तौर पर कई चुनावी जनसभाएं यहाँ पर प्रधानमंत्री की हुई हैं, और उस लिहाज से बीजेडी की अगर बात की जाए तो उसे घेरने की कोशिश भी की गई कई मुद्दों पर, जिसमें सबसे अहम अगर बात की जाए तो ओडिशा अस्मिता जो था बनाम, ये बहुत अहम मुद्दा रहा है इस लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। बिल्कुल आंचल, लेकिन खासतौर से इस रोड शो की बात की जाए, हमने देखा कैसे जो महिलाएं हैं वो आगे चल रही थी, यहाँ पे नेतृत्व कर रही हैं इस रोड शो का, और साथ ही साथ जो लोग हैं ना सिर्फ दोनों तरफ सड़कों के छोर पे नजर आए, बल्कि जो इमारतें हैं आसपास उनकी छतों पर भी नजर आए, हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का वो स्वागत कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। ये तस्वीरें अपने आप में काफ़ी कुछ बयां करती हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री जहां भी पहुंचते हैं नई ऊर्जा का संचार करते हैं, और उसी ऊर्जा से लबरेज जो उत्साह है वो पूरी तरीके से चरम पर नजर आता है। बिल्कुल, और आप देख सकते हैं हर आयु वर्ग का व्यक्ति यहाँ प्रधानमंत्री को एक जन सेवक, प्रधान सेवक के तौर पर देख रहा है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने हर चुनावी जनसभा में किया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी चाहे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और जिस आधी आबादी की हम बात कर रहे हैं, जो पूरी उम्मीद की जा रही है कि इस बार का हमेशा से वैसे तो अहम वोट बैंक रहा है, लेकिन आधी आबादी की जो मुखर आवाज़, जिसमें लगातार प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम विकास की बात करते हैं उसकी अगुवाई महिलाएं करती हुई नजर आए, और यही आत्मनिर्भर भारत की वो सशक्त तस्वीर है जिसको हम यहाँ भी देख पा रहे हैं। पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। मंत्रोच्चारण के साथ इस रोड शो में आपने ध्वनि के साथ सुना, करतल ध्वनि के साथ सुना कि किस तरह से लोग जब जानते कि आज काफ़ी अहम दिन है दो लिहाज से, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी हैं ओडिशा में, क्या वहाँ पर बदलाव होता है नहीं, इसका फैसला भी जनता को करना है। और लोकसभा 2024 की जब हम बात करते हैं चुनावों की, तो आज 5 अहम सीटें हैं जहाँ वोट डाले जाएंगे, जिसमें बारगढ़, सुंदरगढ़, बोलंगीर, कंधमाल और अस्का शामिल हैं। जी बिल्कुल, इन सीटों पर जो मतदान है वो जारी है, लेकिन इसके साथ साथ जो सीटें बचती हैं वहाँ पर भी जो मुकाबला है दिलचस्प देखने को मिलेगा। और ख़ासतौर से इस रोड शो की अगर हम बात करें, जैसा आपने कहा कि जो लोग हैं पारंपरिक वेशभूषा में, और उसके साथ साथ जो वहाँ की लोक संस्कृति है उसकी भी झलक इस रोड शो में हमें यहाँ देखने को मिली। क्योंकि भगवान जगन्नाथ की भी अगर हम बात करें तो अलग अलग तरह की जो कहानियाँ हैं वो प्रचलित हैं उनके बारे में, और ख़ासतौर से ये कहा जाता है कि जब तक भगवान जगन्नाथ नहीं चाहते वहाँ पर कुछ नहीं होता। विनोद जी, अगर देखा जाए तो शायद जगन्नाथ जी की ही इच्छा के मुताबिक हम कह सकते हैं कि यहाँ एक ये जो भव्य रोड शो है ये भी आज हमें देखने को मिला। जी, तो ये हम कह सकते हैं कि संबित पात्रा का पिछला चुनाव भी जो था मात्र 11,000 वोट से संबित पात्रा यहाँ चुनाव हारे थे जी। और ये चुनाव संबित पात्रा के लिए वही चुनाव है जो कभी अमेठी में स्मृति ईरानी का रहा होगा। हमें याद करना चाहिए कि संबित पात्रा चुनाव हारने के बाद एक दिन भी उसके बाद उन्होंने विश्राम नहीं लिया और लगातार पूरी में काम करते रहे जी। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जनता आपको स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है, लेकिन अगर वो उम्मीदवार जनता। चलिए, अजय हमारे साथ मौजूद हैं, अजय मिश्र हमारे सहयोगी। अजय, अगर बात की जाए बीजेडी की, तो एक बहुत बयान जो चर्चा में रहा वो ये था एक्सपायरी डेट को लेकर, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, जहां ओडिशा की अस्मिता को लेकर प्रधानमंत्री ने कई चुनावी जनसभाओं में सवाल उठाए हैं। अगर हम एंटी इनकम्बेंसी की बात करें, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, इस रोड शो में, कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं आप इसे?
देखिए आंचल, पूरे देश में जो इस वक्त चुनाव चल रहे हैं उसमें उड़ीसा में होने वाला चुनाव शायद सबसे दिलचस्प चुनाव है। बिल्कुल। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी, बीजेडी जिनके प्रोनाउंसिएशन में भी बहुत ज्यादा अंतर दिखता नहीं है, बहुत जी। सारे एनालिस्ट ये मानते हैं कि बीजेपी और बीजेडी में भले ही आपको इस चुनाव में प्रतिद्वंदिता दिख रही हो, लेकिन बीजेडी कई मुद्दों पर बीजेपी का समर्थन करती आई है, पूरे 10 साल समर्थन करती आई है। और आपने एक भी बयान बीजेडी का ऐसा नहीं देखा होगा जो कि बीजेपी की नीतियों के खिलाफ हो। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक टीवी इंटरव्यू में ये कहा था कि ये उनके चुनाव की मजबूरी होती है कि जब भी उनको इलेक्शन फाइट करना होता है तो उनको राज्य में जाकर के राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलना पड़ता है। जी। तो मजबूरी है, पॉलिटिकल मजबूरी है, क्योंकि उनको प्रतिद्वंदिता में उतरना पड़ा है। ऐसा वो नहीं चाहते हैं। और ये सवाल था वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कि क्या देश में वन नेशन वन इलेक्शन पे जोर देना चाहिए। आप देखिए इस वक्त उड़ीसा में आज जब 20 मई है तो 5 लोकसभा सीटों के लिए और 35 विधानसभा सीटों के लिए एक साथ चुनाव हो रहे हैं। ये मुद्दा देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ देश के विकास के लिए ये जरूरी है ये चुनाव विधानसभा के लोकसभा के एक साथ हों। और उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री चाहते हैं, उनकी मंशा यह है कि सारे मुख्यमंत्री मिलकर के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के अगले 5 साल केवल और केवल विकास की बात करें। आप देखिए ये जो आप रोड शो देख रहे हैं, ये एक तरह से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का तो कार्यक्रम है ही है। जगन्नाथ भगवान को लेकर के जो आस्था है प्रधानमंत्री मोदी की, वो तो स्पष्ट दिख ही रहा है। और आज केवल प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, राउरकेला में आप देखिए गृह मंत्री हैं हेमा मालिनी जी बीजेपी के पक्ष में समर्थन बना रही हैं। अश्विनी वैष्णव जो कि बहुत तेज तर्राक लीडर माने जाते हैं, रेलवे को लेकर के बहुत बड़ा काम किया है, वो भी बीजेपी के पक्ष में समर्थन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपने लिए बीजेपी फाइट कर रही है। और ये भी कहा जाता है कि बीजेडी का जो भी लॉस है, बीजू जनता दल का जो भी लॉस होगा वो बीजेपी का ही गेम है, क्योंकि जमीन पर कहीं दूसरे दल, कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दल बिल्कुल नजर नहीं आते हैं। और ये भी बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि अगर मान लीजिए इस वक्त भले ही आपको एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए दिखाई दे रहे हो बीजेपी और बीजेडी, लेकिन केंद्र में आप दोनों को एक दूसरे का सहयोगी मानकर। लेकिन अजय, क्या हम मान सकते हैं 2014 और 2019 में जिस ग्रास रूट लेवल पॉलिटिक्स की हम लगातार बात कर रहे हैं उसको मजबूत जनाधार इस बार आप 2024 में देखते हुए नजर आ रहा है? क्योंकि लगातार अगर बात की जाए कि बीजेडी ने कई मुद्दों पर हालांकि केंद्र में सपोर्ट किया है भाजपा की अगर बात करें, लेकिन लंबा समय है और क्या जो वहां की जनता है वो बदलाव की एक्सपेक्टेशन के साथ है? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप बयानों को बहुत ही बारीकी से समझिए। और जब उन्होंने ये कहा कि हम विकसित भारत की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं और हमने 2047 तक का रोड मैप बना लिया है, तो 2047 के रोड मैप में जो सबसे बड़े स्तंभ है विकसित भारत के, मुकुल और आंचल, वो ईस्टर्न इंडिया का विकास है। क्योंकि वेस्ट इंडिया का विकास हो चुका है जिसमें तमिलनाडु, गुजरात जैसे बड़े राज्य शामिल हैं जो $1 ट्रिलियन की ओर जा रहे हैं। लेकिन उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे ऐसे राज्य जो कि पूर्वी इलाके में है भारत के, उनका आसाम ये सब लेकर के उनका विकास नहीं हो पाया जब तक वो विकास की धारा में शामिल। यानी विकास के जो मुद्दे हैं वो तो काफी अहम है ही अजय। लेकिन विनोद जी आपसे भी जानना चाहूंगा, ना सिर्फ विकास का जो मुद्दा है उस पर तो शायद एक सहमति जो है वो नजर आ सकती है बीजेपी बीजेडी में, लेकिन जिस तरीके से अब क्योंकि चुनावी समर चल रहा है, इस चुनावी मैदान में प्रतिद्वंदिता जो है वो जाहिर तौर पर हमें देखने को मिल रही है, और खासतौर से इस रोड शो का जो असर है वो किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए ये रोड शो के साथ में अगर हम थोड़ी सी उड़ीसा की सियासत की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस पूरे के आपने देखिए लोकसभा और विधानसभा के चुनाव यहाँ साथ हो रहे हैं और उस चुनाव में वहाँ बीजेपी वर्सेस बीजेडी है। कांग्रेस एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस पूरे मैदान से बाहर है। आप ये पिछले 1-1.5 महीने में देखिए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 11 रैलियां की है उड़ीसा के अलग अलग कंस्टिट्यूंसी पे, अलग अलग जगह पे। और जब प्राइम मिनिस्टर इस कॉन्फिडेंस से बताते हैं कि 10 जून को हम आपको अपने नए चीफ मिनिस्टर के लिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये बीजेपी का कॉन्फिडेंस है। और कॉन्फिडेंस इसलिए है कि आप पिछले 2019 का इलेक्शन आप ये देखिए,
तो ये बीजेपी वर्सेस बीजेडी के उस चुनाव में बीजेडी मात्र 4% के उसके परसेंटेज में उसकी कमी थी और सिर्फ 4% के स्विंग से विधानसभा चुनाव में बीजेडी ने 111 सीटें ली थी, जबकि बीजेपी दूसरे नंबर पे 23 सीटें पे आई थी। लेकिन एमपी के में देखिए कि वहां उड़ीसा ने 8 बीजेपी के एमपी को उड़ीसा से चुन के भेजा था जी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि उड़ीसा के लोग जानते हैं कि मोदी कितना इम्पोर्टेंट है देश के लिए, उड़ीसा के लिए, तो वो कम से कम बीजेपी एमपी को चुनने पे कभी विनोद जी क्या आप ये मानते हैं कि इस बार कोई ना कोई रिकॉर्ड बनना तय है? अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये साख बचाने की बात बीजेडी के लिए भी है, तो अगर जो भी कोई चुनावी परिणाम आता है, अगर बीजेडी अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहती है तो 20 वर्षों से उड़ीसा की सत्ता पर काबिज है नवीन पटनायक, और अगर भाजपा पूर्ण बहुमत हासिल करती है तो पहली बार भाजपा की सरकार बनेगी। कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर बनेगा। शानदार सवाल पूछा है आपने। दोनों के लिए रिकॉर्ड ये है कि आप ये देखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सिक्किम के चीफ मिनिस्टर के बाद ये पहला चीफ मिनिस्टर जेडी पटनायक के परिवार से नवीन पटनायक होंगे जो लगातार 5 बार चुनाव जीत करके चीफ मिनिस्टर बनते रहे, और ये 6वीं बार वो चीफ मिनिस्टर के इस पे बनने के अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे जो इसमें खास बात ये है कि नवीन पटनायक बहुत ही बुजुर्ग हो चुके हैं जी। अब जब प्राइम मिनिस्टर अपने सभाओं में कहते हैं कि यहाँ उड़ीसा में एक सुपर चीफ मिनिस्टर आ गया है, यंग मैन जिसका जिक्र किया गया, सीधे सीधे लोगों को बताते हैं कि सीएम नवीन पटनायक अब काम करने की स्थिति में नहीं है। अब उनका जो पर्सनल असिस्टेंट या पीए जो थे पांड्या साहब, वो एक नई भूमिका में आ गए हैं। तो ये चीजें जो है वो बीजेपी को एक ये मौका देता है कि कम से कम लीडरशिप के मामले में अगर आप देखें तो ट्राइबल लीडर के साथ साथ नॉन ट्राइबल लीडर बीजेपी के एक आप कह सकते हैं कि एक पूरी टीम है, जिसलिए वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पीएम मोदी कहते हैं कि आपको हम उड़ीसा के ही बहुत ही कुशल स्किल्ड सीएम आपको हम देने जा रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि नवीन पटनायक के पिछले 24 साल के शासन में अगर एक नया सीएम का फेस आता है जो उड़ीसा को एक डबल इंजन सरकार के रूप में जो और स्टेट में डेवलपमेंट हुआ है, ये मौका अगर उड़ीसा को मिलता है तो शायद एक बीमारू स्टेट से जो उड़ीसा बहुत ही पिछड़ा इलाका है, बहुत ही गरीब राज्य है, तो शायद उसको इससे मुक्ति मिल सकती है। तो ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये जो आप रोड शो में लोगों की लंबी कतारें सुबह सुबह का देख रहे हैं, अभी लोग और बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग रोचक ये है, विनोद जी भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि 2009 की अगर बात की जाए तो बीजेडी बीजेपी की जूनियर पार्टी के रूप में यहाँ काम करती थी। अजय, अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो हम ये समझना चाहेंगे कि राज्यसभा चुनाव के लिए हमने बीजेडी का जो ये सियासी समीकरण है वो बदलते हुए देखा, क्योंकि ओडिशा में अश्विनी वैष्णव का समर्थन करती हुई नजर आई बीजेडी, ना तो वो घटक दलों में आती है फिर भी। अजय, बहुत सारे मुद्दों पर बीजेडी ने बीजेपी का समर्थन किया है और अश्विनी वैष्णव जो कि राज्यसभा के लिए उड़ीसा से आए, वो आज स्वयं बीजेपी के लिए वहां पर प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है बीजेडी के खिलाफ वो बीजेपी को इस चुनाव में फायदा देती नजर आएगी। लेकिन आप देखिए कि ये जो जगन्नाथ भगवान जी का रोड कॉरिडोर जो कि इसी जनवरी में बनाया गया, और आपको जानकर के खुशी होगी कि 17 जनवरी को ये जगन्नाथ का परिक्रमा कॉरिडोर इनॉग्रेट किया गया और 22 जनवरी को भगवान श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में प्रधानमंत्री शामिल हुए। तो ये दोनों चीजें ही सनातन को आगे लेकर के जाती हैं। इस चीज को समझना, बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ कि जमीन पर भले ही ये दोनों दल प्रतिद्वंदिता करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही विकास की बात कर रहे हैं, दोनों ही सनातन के संरक्षण की बात कर रहे हैं। और केवल परिक्रमा पथ ही नहीं, हजारों ऐसे मंदिर हैं उड़ीसा में जिनका जीर्णोद्धार करने का राज्य सरकार ने जिम्मा उठाया है। और राज्यों के तौर पर अगर हम बात करें तो उड़ीसा शायद उन चंद राज्यों में से होगा जो इस तरह के पुनरुद्धार की बात कर रही है। उसमें केवल मंदिरों का पुनरुद्धार नहीं है, अलग अलग जो संस्थान, जो ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के संस्थान हैं, उनका पुनरुद्धार शामिल है। उड़ीसा में अगर हम इकोनॉमिक तौर पर बात करें आंचल, तो ये उड़ीसा एक सरप्लस राज्य है, रेवेन्यू सरप्लस राज्य है। लेकिन जिस तरह से विनोद जी बता रहे थे कि ये एक बीमारू राज्य में गिना जाता था और अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो पिछड़े हुए हैं, वहां पर केंद्र की योजनाएं पूरी तरह से पहुंच नहीं पाई हैं। लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि राज्य सरकार उनको रोक रही है और
उसमें एक रोड़ा बन करके उभर रही है या फिर अपने ठप्पे के साथ उन योजनाओं को लागू कर रही है? क्या इन बातों को जनता समझेगी? या प्रधानमंत्री और बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं इस बात को समझा पाएंगे कि ठीक है, सभी लोकसभा और विधानसभा दोनों ही स्तर पर विकास के ही कार्य होते हैं, लेकिन वाकई विकास कौन चाहता है? और क्या जो ये लगातार 5 बार का जो इन्होंने विधानसभा चुनाव जीता नवीन बाबू ने, जी वो छठी बार अजय, लेकिन चुनावी मुद्दों के अलावा जब पाएंगे? जैसा आपने कहा कि जो सनातन धर्म को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है और खासतौर से जो आस्था विश्वास की हम बात करें, वो भी इस चुनाव में अहम हम मान सकते हैं, खासतौर से पुरी की बात की जाए तो। रुपए का प्रोजेक्ट है परिक्रमा मार्ग में, और बिना किसी दिक्कत के वहां के लोगों को जो सैकड़ों साल से भगवान जगन्नाथ के श्री मंदिर के आसपास रह रहे थे, उनको उचित मुआवजा देकर के उनके सभी भावनाओं का ख्याल रखते हुए जिस तरह से राम मंदिर में किया गया कि उनको रिप्लेसमेंट किया गया, उनको उचित स्थान दिया गया, मुआवजा दिया गया और सभी का सम्मान किया गया कि भाई आपने श्री मंदिर के लिए इस भूमि का दान किया है। और अब श्री मंदिर का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इसलिए है क्योंकि 80 लाख लोग जो उड़ीसा में आते हैं भगवान श्री मंदिर और लिंगेश्वर जैसे और कोणार्क जैसे जो ट्रायंगल कहा जाता है, आध्यात्मिक ट्रायंगल उड़ीसा का पुरी बीच के साथ में, वहां के दर्शन के लिए आते हैं 80 लाख लोग, जो कि परिक्रमा मार्ग के बाद ये कहा जा रहा है कि कई गुना बढ़ सकते हैं। तो ये उड़ीसा को एक नए रूप में प्रोजेक्ट करना पूरे वर्ल्ड स्टेज पे, यही तो जो उड़िया कहते हैं ना कि उड़िया गौरव के लिए बहुत जरूरी है। अजय, बिल्कुल आपने सही बोला, लेकिन इस पर एक टेक हम विनोद जी का। विनोद जी, जब हम बात कर रहे हैं कि इस पर कड़ी चुनौती देती हुई बीजेपी नजर आ रही है बीजेडी को, यहाँ पर आधी आबादी या फिर महिलाओं का अगर हम जिक्र करें, जिसमें 70 लाख महिलाएं हैं उड़ीसा में और करीबन 6 लाख से ज्यादा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, और इसी कड़ी में शक्ति वंदन कार्यक्रम के जरिए बीजेपी की नजर इन वोटर्स को साधने की भी रहेगी। विनोद जी, आगे बढ़ाता हूं कि उड़ीसा का यूनिकनेस को आप ये समझिए कि जब यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में खास करके बिहार यूपी में आप जिस तरह से जातिगत राजनीति का बोलबाला देखते हैं, उसके साथ में अगर आप उड़ीसा को देखें तो ये आपको एक कमाल का एक उड़ीसा का रहा है लोगों की अपनी एक लोकतंत्र के प्रति, कि लोगों ने यहाँ जात पात और ये कास्ट कॉम्बिनेशन को कभी नहीं माना है। आप उम्मीद कर सकते हैं इस राजनीति को, भारत के लोकतंत्र को, कि वहाँ पटनायक समाज के लोग अगर आप कहें तो कास्ट इक्वेशन में सबसे कम संख्या में आते हैं। लेकिन आप ये देखिए, नवीन पटनायक अगर 24 साल से लगातार सीएम है तो ये माना जाएगा कि उनकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, उनका एक वेलफेयर स्कीम जो है उसको लोगों ने सराहा है। रही बात जो बीजेपी के साथ में जो उनका अपना एक कंटेस्ट है, वो कभी भी सेंटर में खास करके मोदी को विरोध करते हुए नहीं दिखे हैं। लेकिन आप ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि नवीन पटनायक जब पहला चीफ मिनिस्टर बने थे तो बीजेपी के सहयोग से ही बने थे। 2000 में बीजेपी और बीजेडी ने साथ साथ चुनाव लड़के पूरे कांग्रेस के वहां पे एक तरह से सत्ता का जो एक लंबा सिलसिला था उसको खत्म किया था, और इसमें बीजेपी ने उनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन बाद में चल के जो दूसरा इलेक्शन 2005 के इलेक्शन में आते आते नवीन पटनायक ने बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया था। उसके बाद लगातार जो है बीजेपी वहां अपोजिशन में है, और अपोजिशन में होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपोजिशन में एक नीतिगत फैसले पे एक सकारात्मक सहयोग देते हुए आप राज्य को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन बीजेपी वहां एक तरह से नवीन पटनायक के घोर विरोधी के रूप में है। आज अगर कांग्रेस की हालत आप ये देखिए कि उनको कायदे का 10 आप पूरी में ही आप ले लीजिए कि कांग्रेस के जो एमपी के कैंडिडेट थे उन्होंने लास्ट मोमेंट में अपना ये नॉमिनेशन वापस ले लिया था। तो 3-4 ऐसे जगह आप देखें, जैसे आप इंदौर का देखें, जैसे आप सूरत का देखें, उसी तरह से पूरी भी नाम आया था उस पे कि कैंडिडेट ने यह आरोप लगा के कांग्रेस के नेतृत्व पे यह आरोप लगाया था कि इतना लंगर व्यवस्था कांग्रेस की है, जो एक सीट से कोई जीत सकता तो मैं अपना उम्मीदवारी वापस ले लेती हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, और पूरी के कैंडिडेट ने अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया था। तो कमोबेश ये स्थिति जो कांग्रेस ने वहां बनाई है, तो एक तरह से तो विनोद जी हम क्या ये मान सकते हैं? ये लड़ाई, एक मिनट में पूरी कर दूं, ये लड़ाई जो है अब सीधे सीधे बीजेपी और बीजेडी पे है, और बीजेपी और बीजेडी में जो ये राइवलरी है वो सीधे सीधे असेंबली के साथ साथ लोकसभा के चुनाव में
ज्यादा से ज्यादा नंबर्स के लिए है। बिल्कुल। इसमें अभी कोई दोस्ती नहीं है, ये सीधी लड़ाई है। और जी लोगों बिल्कुल, के ये सामने क्योंकि में चुनावी बीजेपी मैदान और में जब बीजेडी अपने प्रतिद्वंदी होते हैं। बहुत अहम बात की। और इसका इसी पर एक टेक आपका ये भी विनोद जी, आप बेहतर बता पाएंगे राजनीतिक समझ के लिहाज से कि इंडी गठबंधन से जो दूरी दिखाई है बीजेडी ने, इसका सियासी मतलब क्या यही है कि वो बीजेपी को कोई एक मौका नहीं देना चाहते कि उनके खिलाफ माहौल बनाया जाए उड़ीसा में? क्या आप ये जरूर कह सकते हैं कि नवीन पटनायक का ये लास्ट अपना एक टेन्योर का वो ये चाहते हैं कि उड़ीसा में उनका जो एक चला है उसको नवीन पटनायक अपने किसी बेटे भतीजे और परिवार के किसी लोगों को आगे नहीं बढ़ाया है इस सत्ता की राजनीति में। वो भी एक तरह से वहाँ एक आदर्श है। लेकिन अब सवाल है कि नवीन पटनायक पिछले 4-5 सालों से उतना एक्टिव नहीं रह पाते हैं। ये उनके एक्टिव नहीं रहने का खामियाजा वहाँ की जनता और डेवलपमेंट के कामों में पड़ता है, जिसको लोग एहसास कर रहे हैं। तो वहाँ एक कुशल नेतृत्व देने के लिए, युवा नेतृत्व देने के लिए बीजेपी के पास ये मौका है। और लोगों के बीच में जब बीजेपी एक कुशल नेतृत्व और युवा नेतृत्व को सामने ला के खड़ी है, तो जाहिर सी बात है जनता एक अल्टरनेट के रूप में बीजेपी को देखती है। तो बीजेपी अभी भी अपोजिशन में है और बहुत मजबूती के साथ बीजेपी अपनी चीजों को, डेवलपमेंट के चीजों में भले ही बीजेपी को सहयोग देता रहो, लेकिन फ्रंट पे लोगों के लिए बीजेपी वहां हमेशा नवीन पटनायक सरकार के खिलाफ में लड़ती रही है। तो जी, यानी एक मजबूत स्थिति जो है बीजेपी को इस चुनाव में दिख रहा है। जी बिल्कुल, वही मजबूत स्थिति जो है बीजेपी की यहाँ नजर भी आ रही है। और खासतौर से अजय, जब हम पुरी की बात करते हैं तो अमूमन रथ यात्रा जो यहाँ आयोजित होती है उसमें इस तरह का श्रद्धालुओं का जो सैलाब होता है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन आज इस रोड शो में भी हम कह सकते हैं कि जबरदस्त संख्या में, भारी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की एक तस्वीर को अपने मोबाइल में कैद कर पाएं। जो भगवान जगन्नाथ की पूरी यात्रा है वो शायद उड़ीसा का सबसे बड़ा महापर्व आप कह सकते हैं। और लाखों की संख्या में बताया जाता है कि 30 से 40 लाख लोग एक ही दिन भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होते हैं। तो उसमें उसका तो कोई मुकाबला कर नहीं सकता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की भी लोकप्रियता, और खासतौर पर जब पूरा देश इस चीज को देख रहा है कि वो सनातन मूल्यों को फिर से प्रतिस्थापित करने के लिए कैसे जी जान से जुटे हुए हैं और वापस रिवाइवल की जो कोशिश हो रही है, तो उड़ीसा में इतनी बड़ी संख्या में जन सैलाब का उमड़ना और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो लोगों का आस्था और विश्वास है, वो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि जो लोगों का आकर्षण है प्रधानमंत्री के प्रति वो कम नहीं हुआ है। और यहाँ ये जो श्री मंदिर के परिक्रमा मार्ग के आसपास आप जो ये भीड़ देख रहे हैं जी, वो बीजेपी के प्रति अपने रुझान में या फिर चुनावों में कुछ उसका फल दे पाएगी, वो थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये तो बात है कि जब इतने लंबे समय से 25 वर्षों से अगर एक ही शासनकाल आप देख रहे हो तो कुछ न कुछ जनता बदलाव जरूर चाहेगी। और आप देखिए कि जब कई विपक्षी दल तो सामने है ही नहीं है बीजेपी के अलावा, और जिस तरह से महिला सम्मान का जिक्र किया था आंचल ने, और महिलाओं की बात करें तो भुवनेश्वर से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्होंने फंड न होने की वजह से अपना नाम वापस ले लिया था। तो आप ये समझिए कि जो अभी विपक्षीय लड़ाई है जो बीजेपी और बीजेडी के बीच में, और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो जनता का आकर्षण है, जनता की जो श्रद्धा है, वो किस तरह से विकास के कार्यों के लिए वोट में तब्दील होती है नहीं, कोशिश यही कर रही है बीजेपी। इन तमाम मुद्दों के आधार पर जनता को कन्विंस करने का प्रयास किया जाए। ये सारे विकास के कार्य जारी रखेंगे, लेकिन आप हमारा भी मॉडल तो एक बार देख लीजिए। जी बिल्कुल अजय, लेकिन जब आर्थिक विकास की हम बात करते हैं, जैसा आपने बताया कि जो कॉरिडोर है उसका निर्माण किया गया, कहीं ना कहीं जो एक किसी भी राज्य की जब अर्थव्यवस्था को हम देखते हैं या कैसे वहां मुनाफा हो रहा है, पर्यटन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की भी जो कोशिशें हैं वो लगातार हम देख सकते हैं, उस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण। और ये चुनौती बहुत अहम है क्योंकि विकास बनाम विकास है। हमने देखा कि किस तरह से जो जीरो टॉलरेंस नीति, जब आपदा प्रबंधन की हम बात करते हैं नवीन पटनायक सरकार की, और जिस तरह से प्रधानमंत्री का भी अपना कार्यकाल रहा है केंद्र की राजनीति में जीरो टॉलरेंस लेकर कई मुद्दों पर, तो यहाँ पर ये भी बहुत अहम है कि विकास बनाम विकास बहुत डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो या फिर विकास की धारा को उन इलाकों तक पहुंचाने की जो अभी तक हाशिए पे पड़े हुए हैं, जो मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, जिसमें कालाहांडी, कांधामाल जैसे ऐसे इलाके शामिल हैं जहां पर बड़ी संख्या में जनजातियां रहती हैं। तो कैसे विकास की कहानी को आप आराम खास तक पहुंचाएं, यही राज्य और केंद्र के स्तर पर नीतियों के केंद्र में रहता है।
लेकिन जिस तरह से अगर हम उड़ीसा के आर्थिक केंद्रों की बात करें तो उसमें धार्मिक पर्यटन मुकुल कह रहे थे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कई गुना बढ़ने की संभावना है आने वाले दिनों में। साथ ही साथ जो वहाँ का रॉ मटेरियल है जिसके लिए वो जाना जाता है उड़ीसा, वहाँ के रॉ मटेरियल को आप कैसे वहाँ के विकास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उड़ीसा के वो काम आ सकता है कि नहीं, या फिर उसके लिए कुछ अलग से प्रबंधन या फिर प्रयोग करने की जरूरत है। तो केवल नीतियों को लागू करने की बात है कि कौन बेहतर ढंग से जनता के हित में लागू कर पाता है, और शायद यही एक आधार होता है जिस पर जनता अपने नेतृत्व को चुनती है। तो क्या बीजेडी की नीतियों का एक विकल्प के तौर पर बीजेपी की जो क्रियान्वयन की नीति है पूरे देश में जो देखा है, आउटकम के तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री फोकस करते हैं, 100% सैचुरेशन पर फोकस करते हैं, बिना किसी भेदभाव के नीतियों को लागू करने की बात पर फोकस करते हैं, क्या इन राष्ट्रीय मुद्दों को लोकसभा के चुनाव में वहां की जनता प्राथमिकता देगी, ये देखने वाली बात होगी। पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि 800 करोड़ रुपए का जो परिक्रमा मार्ग बनाया गया है, अब इसका असर वहां के पर्यटन पर पड़ेगा, वहां के अर्थव्यवस्था पर जरूर पड़ेगा और सकारात्मक पड़ेगा। और कैसे इसको और ज्यादा गति दी जाए, यही बीजेपी और बीजेडी दोनों की कोशिश होगी कि भगवान जगन्नाथ को तो बिल्कुल अलग किया ही नहीं जा सकता उड़ीसा की राजनीति और उड़ीसा के आर्थिक परिदृश्य से, लेकिन कैसे उसको बेहतर किया जाए जनता के हित में, यही दोनों पक्षों की कोशिश होगी जनता को समझाने की। बिल्कुल, और जो खासतौर से राजनीतिक परिदृश्य की हम बात कर रहे हैं विनोद जी, नीतियां और उसके साथ साथ निर्णय, इन दोनों के साथ हम मान सकते हैं एक तरीके से विकास का आधार इनको माना जा सकता है। और ओडिशा में बीजेपी की तरफ से कोशिश यही है कि इसी विकास को और गति दे सकें। मैं अजय की बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये पुरी जो है, आप ये सोचिए कि ये जैसे कहा जाता है कि उड़ीसा की आत्मा जो है वो जगन्नाथ धाम को लेके पुरी में है। और जब प्रधान मिनिस्टर मोदी ने अभी 2-4 इलेक्शन रैली में इस बात को उठाया था वहां स्वर्ण भंडार की चाबी गुम के बारे में, तो वो एक बड़ा सा लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बना है कि नवीन पटनायक के दौर में उड़ीसा के सबसे जब आत्मा जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ धाम है, और वहां उनका जो स्वर्ण भंडार है उसकी चाबी गुम हो गई है। एडमिनिस्ट्रेशन को बाद में ये कहना पड़ा कि हमें एक डुप्लीकेट चाबी मिली है। तो अब ये सवाल तो उठने लगा है कि यहाँ जो सनातन की जो एक सबसे प्रसिद्ध केंद्र को, अगर ये राज्य सरकार एक सुरक्षित और एक तरह से लोगों का की जो आस्था का एक ये प्रतिबिंब बनता हुआ जगन्नाथ का ये धाम है, वहां अगर आप उसके भंडार की चाबी गुम हो जाती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां स्टेट गवर्नमेंट की एक कैपेसिटी है, और इस बात को लोग चर्चा करने लगे हैं। ये एक मुद्दा वहां पे बनते हुए दिख रहा है। जब बात वो कह रहे थे अजय कॉरिडोर की, तो आप ये देखिए कि ये जो सांस्कृतिक वैभव का जो ये दौर शुरू हुआ है पिछले 10 वर्षों में मोदी के दौर में, तो देश के अलग अलग जो सांस्कृतिक केंद्र हैं, जो धार्मिक स्थान है, जो माना जाता है कि भारत की एकता के सूत्र जो है वो इसी धार्मिक और इसी जो महत्वपूर्ण भारत की सांस्कृतिक केंद्र है उसी के जरिए है। लेकिन पता नहीं आजादी के बाद इसका कभी कोई विकास नहीं हुआ, और एक तरह से ये सारे धार्मिक केंद्र जो आस्था के केंद्र थे, चाहे वो शंकराचार्य के चारों मठों हो या फिर उड़ीसा के ये जगन्नाथ धाम के वो सारे तीर्थ स्थल हो, वो एक या बनारस का काशी कॉरिडोर को काशी विश्वनाथ जी का मंदिर हो, अयोध्या के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही दुनिया के सतह पे उसे जान पाया हो। तो ये सारी चीजें जो एक उद्भव देखते हैं, जिसको आप कहते हैं कि विकास के साथ विरासत के साथ विकास, तो विरासत संभालने का जो ये 10 साल का फेज है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को जब आप पूरी देखते हैं तो लोगों को एक बड़ा एक विश्वास जगता है अपने लीडर के प्रति। आप ये सोच सकते हैं कि 10 लाख से ज्यादा लोग एक रथ यात्रा में यहाँ 20 से 25 लाख लोग दुनिया के विदेशी से प्रवासी से लेके और विदेशी पर्यटक जिस शहर में आते हो, उस शहर की पूरी इकोनॉमी एक धार्मिक केंद्र को लेके है, उड़ीसा जगन्नाथ जी को लेके है, जगन्नाथ धाम को लेके है। और उसकी भव्यता अगर सरकारों ने सक्सेसिव जितनी भी गवर्नमेंट है उसने नहीं की है, तो वो एक सेकुलरिज्म के कारण वो उनकी बेईमानी नहीं है, वो सीधे सीधे एक सनातन के प्रति उनकी एक उदासीनता रही है, और ये उदासीनता राज्य की जो इकोनॉमी है उसको सबसे ज्यादा डैमेज किया है। तो जब ये कह रहे थे पूरी कॉरिडोर जो बनने की बात अजय कह रहे थे, मुझे याद है कि जैसे ही रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा की वहां जबरदस्त अयोध्या में तैयारी शुरू हुई थी, तो उड़ीसा के लोगों, खासकर के पुरी के लोगों को भी ललक बढ़ी थी कि जगन्नाथ धाम जो है वो भी पूरे दुनिया में उसी तरह के आकर्षण है
इसका भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो वो कॉरिडोर बनना शुरू हुआ, वहां राज्य सरकारों की भी एक भूमिका थी उसमें, लेकिन वो एक तरह से एक भगवान अयोध्या का पुनर्निर्माण के साथ में ही पुरी का वो पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ था। तो ये लोगों ने देखा है, महसूस किया है कि भारत के ये जो सांस्कृतिक केंद्र है, सांस्कृतिक धरोहर है, ये मोदी के इस दौर में 10 साल के दौर में उड़िया गौरव या फिर उड़िया अस्मिता की जब हम बात कर रहे हैं तो वो अहम मुद्दा हो सकता है। लेकिन मैं आपसे एक ही चीज समझना चाहूंगी कि जब हम विरोधी वोट बैंक की बात करते हैं, खास तौर पर लगातार कोशिश ये की जा रही है, अगर हम उड़ीसा की बात करें तो किस तरह से ये अगर विरोधी जो वोट बैंक है अगर ये बीजेपी और कांग्रेस में बंटता है तो उसका सीधा फायदा बीजेडी को होता हुआ नजर आएगा। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सवाल तो आपका दुरुस्त है, लेकिन अगर आप 2019 के इलेक्शन में देखें तो थोड़ा सा आपको इसमें ये देखना पड़ेगा कि लोगों ने ये मान लिया है कि कांग्रेस की भूमिका यहाँ पे नहीं है। तो कोई भी समझदार वोटर जो है वो ये बात जान लेता है जब इसकी भूमिका नहीं है तो अपना वोट जाया नहीं करता है। उस समय में भी आप देखें उड़ीसा में 8 सीटें, सिर्फ कांग्रेस को 141 की असेंबली में सिर्फ 8 सीटें आई थी। तो ये उसके बाद की स्थिति आप ये देखें, मैंने नहीं देखा राहुल गांधी का कोई बड़ा दौरा या बड़ी रैलियां उड़ीसा में कहीं होती हो। एक वर्चुअल रैली मुझे याद है कि राहुल गांधी की हुई थी। तो जाहिर सी बात है जब लीडरशिप जो है वहां के लोकल लीडरशिप पे उस चीज को छोड़ देती है, फिर उसको लगता है कि भाई जो करना है आप करिए, तो सही बात है कि लोगों में वो कनेक्ट नहीं हो पाता है। आज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये रैली देख रहे हैं, ये किलोमीटर दूर चलते हुए लोगों का वो काफिला देख रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि लोगों की एक आस्था मोदी के साथ सीधे कनेक्ट हो रहा है। बिल्कुल, हर जगह सीधा संपर्क जो है, जुड़ाव है मोदी से है। जी, प्रधानमंत्री का सीधा जुड़ाव हम देख पाते हैं जनता से। शैलेंद्र मिश्रा भी हमारे संवाददाता जो हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अगर पूरी की खासतौर से बात की जाए, संबित पात्रा जिन्हें पहले हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद अब नए आत्मविश्वास के साथ पूरी तरीके से लबरेज नजर आते हैं और उसकी ही बानगी इस रोड शो में भी नजर आ रही है। शैलेंद्र, आपको आवाज आ रही है हमारी? तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उड़ीसा के पुरी से, जहां प्रधानमंत्री जो है रोड शो कर रहे हैं और साथ ही साथ इस रोड शो को आप देख सकते हैं, देख रहे होंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भव्य रोड शो, ये तस्वीरें बताती हैं कि उत्तर हो या दक्षिण हो, पूरब हो या पश्चिम हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी इस तरह से कोई रोड शो करते हैं कितना प्यार जनता का मिलता है। देखिए, उड़ीसा आप देखें तो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि बीजेपी का ये दावा है कि इतिहास में पहली बार वहां पर वो सत्ता में आने जा रही है। हम जानते हैं कि विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ उड़ीसा में हो रहे हैं और बीजेपी पूरा दमखम लगा रही है। हमने देखा कि बीते अगर आप एक दशक में देखें तो बीजेपी एक मुख्य दल के तौर पर उड़ीसा में उभरने में न केवल कामयाब रही है, बल्कि एक ग्रास रूट लेवल पर देखें तो पार्टी के संगठन में एक बहुत बड़ा विस्तार देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी हम देखते हैं कि इस तरह जो तस्वीरें आती हैं वो अभिवादन स्वीकार करते हैं जनता का, और सड़क के दोनों तरफ जब हम बड़ी भीड़ देखते हैं तो निश्चित तौर पर ये बात बार बार सामने आती है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कितने शानदार तरीके से जनता से मुखातिब होते हैं, जनता से कनेक्ट होते हैं, और उनका एक अपना अंदाज है जो हर राज्य में दिखाई देता है जब वो जाते हैं। और आज हम उड़ीसा की धरती पर देख रहे हैं, इस महान नगरी में देख रहे हैं किस तरह से लोगों का प्यार उमड़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? शैलेंद्र, जैसे कि हम हमेशा मानते हैं कि जगन्नाथपुरी धाम की अगर बात की जाए तो सर्वोपरि धाम माना जाता है। जब सनातन धर्म की बात आती है, जगन्नाथ जी की मूर्ति में धड़कता है भगवान श्री कृष्ण का दिल। और साफ तौर पर हमने देखा कि जो सनातन को लेकर लगातार बीजेपी बात कर रही है, उसकी अस्मिता की, और किस तरह से अगर हम राम मंदिर को भी इससे जोड़कर देखें, ये कितना बड़ा अहम मुद्दा आप बनता हुआ देखते हैं इस बार के ओडिशा से जुड़े इन तमाम जो सीटें हैं जिन पर आज वोट डाले जाएंगे? ये देखिए ममता, आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ रही, लेकिन ये बात बहुत सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमने देखा है कि देश भर में जो धार्मिक स्थल हैं उनका एक कायाकल्प किया गया है। वहां पर जो आधारभूत ढांचा है
उसको बेहतर किया गया है। आप अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद विकास के तमाम काम देख रहे हैं। आप काशी में जब हमने देखा कि ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो निर्माण हुआ, उज्जैन महाकाल, वहां पर ही हमने देखा कि किस तरह से विकास कार्य हुए। आप जगन्नाथ धाम में देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये बखूबी समझती है मोदी सरकार की किस तरह से धार्मिक पर्यटन के जरिए उस क्षेत्र का कायाकल्प किया जा सकता है, विकास के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हम देखते हैं कि सबसे कम निवेश से, सबसे कम प्रयास से अधिकतम नतीजा मिलता है। अगर आप रोजगार के मोर्चे पर कहें या उस इलाके में विकास की गतिविधियों की बात करें, तो हमने देखा है कि दुनिया के सबसे बड़े पर्यटन, धार्मिक पर्यटन नगरी के तौर पर एक तरफ अयोध्या उभर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उड़ीसा में पुरी हो, वो हम देख रहे हैं कि वहां पर भी पहले के मुकाबले अब ज्यादा संख्या में, बड़ी संख्या में धार्मिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो ये दिखाता है कि इस बात को बहुत अच्छी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हैं कि जो हमारी विरासत है उसको संजोने के साथ उसको मजबूत करने का काम करने से लोगों को फायदा भी होगा और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी आएंगे। तो निश्चित तौर पर तस्वीरें ये बताती हैं। जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये तस्वीरें बहुत कुछ अपने में बताती हैं। अजय, आपसे भी जानना चाहेंगे, इस रोड शो के दौरान हमने देखा अलग अलग जो झांकियां हैं वो भी नजर आ रही हैं, कृष्ण सुदामा भी नजर आए, तो योग का अभ्यास भी करते हुए जो युवा हैं वो नजर आए, और इतनी भीड़ में भी जो प्रधानमंत्री हैं उन लोगों से कनेक्ट करते हैं, जुड़ाव करते हैं, उनका जाहिर तौर पर जो मनोबल है वो काफी बढ़ाते हैं। अजय, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी देखिए, मैं शैलेंद्र हूँ जी। आप निश्चित तौर पर देखें ये तस्वीरें, जब भी प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं और वहां पर रोड शो में हम देखते हैं कि वहां स्थानीय कलाकार उनका स्वागत करते नजर आते हैं। वहाँ की जो स्थानीय संस्कृति है उसकी एक झलक दिखाई देती है। आप काशी में देखें, आप वाराणसी में देखें, आप अयोध्या में देखें, तमाम जो देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो हुए हैं, आप मुंबई में जब महाराष्ट्र में रोड शो हुआ था, तो ये तस्वीरें दिखाते हैं कि हर वर्ग के लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्यार मिलता है और वहाँ की जो स्थानीय संस्कृति है उसकी एक झलक दिखाई देती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर इस बात का जिक्र अपने दौरों में करते हैं कि किस तरह से स्थानीय स्तर पर जो कलाकार है उनको आगे बढ़ाते हुए कैसे अपनी स्थानीय पहचान को मजबूत करते हुए विकास की तरफ आगे बढ़ा जाना है। और यही वजह है कि आप उत्तर हो या दक्षिण हो, तमिलनाडु हो या उत्तर प्रदेश हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में हम ऐसा देखते हैं और यहाँ भी आप ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं। इसलिए भी आप देखें कि उड़ीसा बीजेपी के रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम जानते हैं कि बीजेपी पहली बार इतनी मजबूती से यहाँ पर सरकार बनाने के लिए, सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ रही है। तो कोई घोर कसर हमने देखा कि बीजेपी के कार्यकर्ता ने छोड़ी नहीं है। और एक तरह से देखें कि पार्टी को लगता है कि उड़ीसा से बहुत शानदार नतीजे भारतीय जनता पार्टी के होंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जो रोड शो कर रहे हैं, ये तस्वीरें निश्चित बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनको एक संतोष दे रही होंगी, खासकर उड़ीसा से जुड़े जो नेता है। इस भव्यता को देखकर विनोद जी, एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बीजेपी ने 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें अपने प्रदर्शन से कहीं ना कहीं नवीन पटनायक को भी चौंकाया था, जब देखा गया तकरीबन 23 सीट जीतकर मुख्य विपक्षी पार्टी बनी थी। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि नवीन पटनायक के लिए भविष्य में, और जिस तरह की ये भव्यता हम देख पा रहे हैं इस रोड शो के जरिए, जो हुजूम है, जो प्रधान सेवक के तौर पर प्रधानमंत्री को प्यार कर रहा है, बीजेपी बड़ी चुनौती है? अगर मुझे पहले अगर आप इजाजत दे तो आज का जो दिन है मैं थोड़ा सा उसके बारे में जिक्र करूं कि ये देखिए लोकतंत्र के इस उत्सव में आज 5वें फेज का चुनाव होने जा रहा है और उसकी भव्यता को आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी आज जब पब्लिक रैली में है, पब्लिक मीटिंग में है, तो सीधे लोगों के बीच में है। तो ये एक लोकतंत्र की भव्यता में एक आप कह सकते हैं कि एक खूबसूरती ही पेश करता है कि आपके जनता के नेता हैं, जनता के जो ये नेतृत्व जो देने वाले लोग हैं, वो अगर जनता के बीच में देखते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, इस लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था को बढ़ाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि भारत के लिए इससे बेहतर सुखद पल कुछ हो नहीं सकता। और जब इस बात को कहते हैं कि और कल से आप देखते होंगे कि लोग ईवीएम से सवाल उठाने लगते हैं,
तो उन्हें कम से कम ये झांकी देखनी चाहिए, उन्हें यहाँ का एक दृश्य देखनी चाहिए जिसके एक रोड शो में, एक सुबह सुबह के रोड शो में अगर लाखों लाखों लोग पहुंचते हैं, ये जो जन समर्थन है और ये जन समर्थन किसी नेता को जननायक बनाता है, तो वो उसकी कंपैरिजन के लिए जब आप ईवीएम चुनने लगते हैं, इलेक्शन कमीशन पे दोष देने लगते हैं, तो ये सारी चीजें जब आप करते हैं तो लोगों को मजाक लगता है। लोगों को मजाक इसलिए लगता है कि जब आप देखिए कि किस तरह से एक प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये लगातार जो रोड शो है पूरे देश के अलग अलग हिस्से में, आप देखेंगे कम से कम प्राइम मिनिस्टर मोदी ये 5वें फेज तक अभी तक 90 से ज्यादा रैलियां की है और आप कह सकते हैं कि लगभग कम से कम 20 से ज्यादा उन्होंने रोड शो किया है देश के अलग अलग हिस्से में, कन्याकुमारी से लेकर पुरी तक। आज देख रहे हैं पिछले दिनों भुवनेश्वर का भी हमने रोड शो देखा, 4-5 किलोमीटर का ये लंबा चलता हुआ काफिला और उस काफिले के साथ पे लाखों भीड़। देखिए महिलाएं किस तरह से एक एक पल को अपने कैमरे में उतार लेने के लिए, उसे ऐतिहासिक बनाने के लिए खड़ी है। तो ये आकर्षण जब इस नेतृत्व का होता है, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया के लोकतंत्र में भारत ऐसा पहला लोकतंत्र है जिसके प्रधानमंत्री तीसरी बार के लिए जन समर्थन मांगने के लिए रोड शो में है। और लोगों की जो ये भीड़ देखते हैं तब आप कह सकते हैं कि कोई भी दुनिया की नैरेटिव आप लोगों की जन समर्थन के आगे फीकी पड़ जाती है। जब आप जिस तरह के नैरेटिव विपक्ष की तरफ से लोकतंत्र बचाओ कहते हैं, संविधान खतरे में कहते हैं, तो कम से कम उन्हें इस रोड शो की इस भव्यता तो मान सकते हैं विनोद जी कि इस रोड शो के जरिए जो मत प्रतिशत है, आप क्योंकि राजनीतिक गलियारों में खूब खबर रखते हैं, वो मत प्रतिशत जिसको बढ़ाने के लिए लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है, इस रोड शो के जरिए साफ तौर पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। बहुत सही बात आपने कही है कि आप अगर लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, लोगों का मोरल इस लोकतंत्र के साथ में जोड़ते हैं, लोगों की भागीदारी बढ़ाते हैं अपने जन कार्यकलापों में, अपने शासन व्यवस्थाओं में, तो जाहिर सी बात है ये अकाउंटेबिलिटी बनती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के ये 10 साल जो है वो सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि पीपुल्स गवर्नेंस का एक रिफ्लेक्शन है, जिसमें लोगों को अपनी भागीदारी दिखी है। डेवलपमेंट से लेके आप हर पहलुओं में देखें तो वो उसी जगह को एड्रेस किया है। अभी शैलेंद्र बता रहे थे, मैं उस चीज को आगे बढ़ाऊं, सबसे ज्यादा जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो उड़ीसा में का अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का 119 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का उन्होंने नीति आयोग से ये किया था, उस पे 119 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा उड़ीसा का था। तो डायरेक्ट ही वहां के लोगों ने देखा है कि केंद्र की भूमिका ने वहां के कई जिलों को कम से कम गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर करने में मदद की है। आज अगर देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं तो उसमें उड़ीसा के भी लाखों लोग हैं जिनको एक मुख्य धारा में आने का मौका मिला है। तो ये जब लोगों को लगता है तब ये अभिवादन के लिए जो रोड पे आप दोनों साथ खड़े हुए लोग देखते हैं, उनको ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में वो अपने आप को कनेक्ट करते हैं और वो विकास के लिए एक वो अभिवादन है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाखों लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया है। आज लाखों लोगों को प्राइम मिनिस्टर मोदी का जन कल्याण कार्ड की सुविधाएं मिली है, जिससे उनके जीवन में परिवर्तन आया है। तो ये परिवर्तन ही, ये इस तरह की बात जब आप देखते हैं लोगों के जीवन में परिवर्तन, तो वो उसका एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक अभिवादन आप प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस रोड शो में देखते हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ा बदलाव की जब हम बात करते हैं और उस परिवर्तन की अगर बात की जाए, उस परिवर्तन का आधार है विकास, जो कि इस चुनाव में एक अहम मुद्दा भी हमारे सबके सामने है और जो जनता जनार्दन है वो भी यही चाहती है कि इसी मुद्दे पर जो चुनाव है वो होना चाहिए, जो विकास है वो होना चाहिए। और खासतौर से विनोद जी, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री कहते आए हैं, मतलब आप देखिए लोगों का हुजूम और एक गेम चेंजर जिस तरह से लगातार विनोद जी, अजय, शैलेंद्र मान रहे हैं कि जनता से ये जो एक कनेक्ट है वो गेम चेंजर साबित हो सकता है लोकसभा चुनावों के 2024 के जनादेश को लेकर। बिल्कुल, काफी अहम, और जो क्योंकि अपने आप में जब हम बात कर रहे हैं जनादेश को लेकर, और जो जनता है वो ये अच्छे से जानती है कि जो उसका एक वोट है वो कितना कीमती है, और उसी वोट के लिए लगातार ना सिर्फ प्रधानमंत्री जो हैं, हमने देखा आज सुबह भी उन्होंने एक्स पर अपने संदेश में साझा किया कि लगातार आज जो 5वें चरण का मतदान हो रहा है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, और उसके साथ साथ जो विकास की जब हम बात कर रहे हैं उस विकास में भागीदार कैसे हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक इंसान जो है वो पूरी तरीके से विकास को लागू नहीं कर सकता। आमजन की भागीदारी और उसके साथ साथ जो राज्यों की भागीदारी की हम बात करते हैं, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री यही कहते हैं विनोद जी के जो राज्य हैं उनको भी हमें विकसित राह पर लाना है और उसके बाद ही जो देश है वो
विकसित हमारा हो सकता है, विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है। बिल्कुल, और सामंजस्य बिठाना बहुत। विनोद जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं अगर, तो एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। विनोद जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। विनोद जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम दोनों ये तब जो बड़े लीडर्स हैं, बात करते हैं प्रधानमंत्री की और साथ ही साथ नवीन पटनायक की, इनके अगर पर्सनालिटी को देखें तो जहाँ नवीन पटनायक मीडिया से दूरी बनाकर रखते हैं, चुपचाप अपना काम करते हैं, वहीं प्रधानमंत्री जिस तरह से काम करते हैं उनका अंदाजे बयां जो है वो बहुत अलहदा होता है। उस लिहाज से कई राज्यों में हमने देखा कि जनता के पास विकल्प ना होकर उन्हें पता होता है कि हमें किसे वोट करना है, लेकिन यहाँ पर दो मजबूत विकल्प मौजूद हैं, विकास बनाम विकास। उस लिहाज से आप जनता के मन को किस तरह से पढ़ पाते हैं? खास तौर पर सिरमौर माने जाते हैं जब हम राज्य की राजनीति की बात की जाती है नवीन पटनायक, और राष्ट्रीय राजनीति की जब हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी बढ़िया सवाल। आचल देखिए, एक इम्पोर्टेंट आपको ये चीज समझना पड़ेगा, ये कोविड के दौर का, ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के साथ साथ एक पॉलिटिकल जो सिस्टम है हमारा, उसके लिए भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि आई ओपनर है। उस दौर में आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जिस तरह से पूरे देश के चीफ मिनिस्टर के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग के साथ में देश में कोविड के जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको लागू करवाने के साथ साथ जो वर्क है, काम है, लोगों के बीच में सहायता पहुंचाने से लेके वैक्सीनेशन तक का, तो वो दौर आप देखिए कि नवीन पटनायक और मोदी का बीच में जो हमेशा एक केमिस्ट्री रहा है उस चीजों के लिए, वो भी एक अद्भुत दौर हम लोगों ने देखा होगा। और वो अद्भुत दौर के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये जो उनका एक भाव रहा है राज्यों के साथ में, जब वो कहते हैं कि हम अपने इस फेडरलिज्म की बात जब वो कहते हैं और तो तब आप राज्यों के साथ मिलकर काम करते हैं, उसका बहुत फायदा उड़ीसा को मिला है, ये नवीन पटनायक भी जानते हैं। तो ये समझ जो है एक राजनीतिक नेतृत्व को, जो हमेशा एक चुनाव के मूड में नहीं होता है, हमेशा एक कन्फ्रंट की स्थिति में नहीं होता है, जब वो राज्य में सहयोग की बात करता है। चल आप ही थोड़ी देर पहले हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहे थे। जी। वो दौर था 10 साल पहले जब उड़ीसा में एक तूफान में कम से कम सैकड़ों लोगों की मौत होती थी, लाखों करोड़ों का संपत्ति नुकसान होता था। तूफान आज भी है, लेकिन आप वो रिहैबिलिटेशन और रेस्क्यू का वहां पे देखिए केंद्र के सहयोग से और एनडीआरएफ की वहां टीमों से। तो ये एक केमिस्ट्री होता है स्टेट और सेंटर का, भले ही वो अपोजिशन की पार्टी हो, लेकिन उड़ीसा में आज की तारीख में डिजास्टर मैनेजमेंट का जीरो कैजुअलिटी का रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन, ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है, और ये बिना केंद्र की मदद से, बिना दोनों के अच्छे ट्यूनिंग से संभव नहीं है। तो ये कॉपरेशन जो है वो एक अपनी जगह में उड़ीसा के लिए आप कह सकते हैं कि देश के मॉडल बना है। लेकिन अब सवाल है राजनीति में, देखिए परिवर्तन की बात जब आप कहते हैं तो उड़ीसा के लोगों से ये भाव आता है। पॉलिटिकल पार्टी जब वो कैच करते हैं इस तरह के स्लोगन को, तो जो 400 पार का पीएम मोदी का है, तो स्लोगन भी लोगों के बीच से आता है जब नेतृत्व उसको कैच करता है। तो वो कैच जो है उड़ीसा के परिवर्तन का, वो कैच पीएम मोदी और वहां के लीडरशिप ने, लोकल लीडरशिप ने देखा है, सुना है, क्योंकि उनको पता है कि नवीन पटनायक अब काम नहीं कर रहे हैं इफेक्टिवली, तो उनके जो पीए हैं वो ज्यादा भूमिका में है, उनके हर भूमिका में है, लोग ये देख रहे हैं। तो उनको एक लीडरशिप चाहिए, एक चेंज चाहिए, तो उनके सामने में अल्टरनेट बीजेपी देखता है और पीएम मोदी जैसा नेतृत्व देखता है जो वो किसी से भी ज्यादा एक्टिव है, चाहे उड़ीसा के ग्रामीण अंचल की बात हो, ट्राइबल इलाके की बात हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हमें नहीं भूलना चाहिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसी उड़ीसा से आते हैं। ये लोगों ने देखा है उड़ीसा के साथ साथ पूरे झारखंड और उस इलाके में एक गांव से पढ़ी लिखी गरीब महिला और एक अभाव से ग्रस्त उसका जो संघर्ष है द्रौपदी मुर्मू की, विनोद जी, हम मान सकते हैं जो विकास है, वो एक राष्ट्रपति बनती है। तो ये भूमिका जब बीजेपी के नेतृत्व में और पीएम मोदी के साथ में देखते हैं, तब उन्हें लगता है कि सबका साथ, सबका विकास जो है वो सिर्फ एक नारा नहीं है, वो पीएम मोदी का एक आदर्श है। जब वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यानी विकास जो है वो सीमित नहीं है, और जैसा आपने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, तो उसी को सार्थक करते हुए पुरजोर तरीके से। विनोद जी जी मैं वही कह रहा था कि जब सामाजिक भागीदारी का और सामाजिक के ताने बाने को आप एक साथ लेके चलते हैं, कोई इस देश में कभी उम्मीद नहीं, सोचा भी नहीं होगा कि एक ट्राइबल
अपनी महिला राष्ट्रपति हमारी होगी। अगर उड़ीसा के वो दूर दराज के गांव की एक महिला जो बीजेपी ने उनकी भूमिका बनाती है, एक स्कूल की शिक्षिका को एमएलए बनाती है और उसके बाद वो मिनिस्टर बनते हैं। इसी बीजेपी के शासन में जब सरकारें बीजेपी की टूट जाती है, अलायंस खत्म हो जाता है, तब भी वो महिला एक्टिव भी रहती है, बाद में झारखंड की गवर्नर बनती है। तो कहने का ये है कि वो एक लीडरशिप जो अपने समाज को, अपने लोगों को, चाहे वो पिछड़े इलाके के हों, पिछड़े वर्ग के हों, दलित हों, आदिवासी हों, उनको मुख्य धारा में भूमिका में लाने के लिए प्रयत्नशील होता है। तो इसकी भूमिका जब आप रोड शो में देखते हैं तो आप पहचान नहीं पाएंगे वो किस जात का है, किस वर्ग का है, दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है। ये देश है, देश का समाज है, जो लोग हैं उन्हें इस बात का नेतृत्व पे भरोसा है जी। जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करता है। और खास तौर पर अगर हम बूथ की बात करें, लगातार बूथ कार्यकर्ताओं में संजीवनी देने का काम प्रधानमंत्री ने तमाम रोड शोज के जरिए किया है। बूथ कार्यकर्ताओं का कितना बड़ा महत्व आप मानते हैं? आप देख सकते हैं इस रोड शो में भी कई मौजूद होंगे और साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर एक राज्य में बूथ कार्यकर्ता का जो योगदान है, खास तौर पर जनाधार बढ़ाने में, वो बहुत अहम है।